हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 14 और चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से टॉपिक है आपका। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। जब 1991 में गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, तो कई एंगल से ये देखा गया कि उस पॉलिसी के हमारे इंडिया में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स निकल के आए और कुछ लोगों का मानना यह है कि एलपीजी पॉलिसी ने कहीं ना कहीं इंडिया को नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिए हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में कि जो एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, इकोनॉमी को स्पीड देने के लिए, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट है आपका वाइब्रेंट इकोनॉमी। जब एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई तो एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारी इकोनॉमी तेज़ी से भागने लगी। वाइब्रेंट का मतलब होता है स्पीडी, मतलब जो चीज़ तेज़ गति से भागती है उसको वाइब्रेंट बोलते हैं। तो इकोनॉमी जो है वो तेज़ गति से भागने लगी, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज होने लगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ गुड्स शेयरिंग करने लगी, ट्रेडिंग करने लगी और कंट्री में भी प्रोडक्शन बनने लगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, लिबरलाइजेशन, जो आपकी एलपीजी पॉलिसी थी उसके अंडर गवर्नमेंट ने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पॉलिसी थी उसमें चेंजेस लाए थे। उन्होंने डीवैल्यूएशन कर दिया था अपनी करेंसी का, और भी कई उन्होंने स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से कंट्री में डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ गया। तो जिसकी वजह से कंट्री में कंट्री की जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई, तेज़ गति से अर्थव्यवस्था भागने लगी। और उससे हुआ क्या कि जो हमारी जो ग्रोथ थी जीडीपी की, वो जहां 2 या 3% पर स्टे कर रही थी वो तेज़ गति से बढ़कर 8% पर पहुंच गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एलपीजी पॉलिसी ने जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गति दे दी थी, बहुत ज़्यादा उसको स्पीड दे दिया था। स्टिमुलेंट का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ की गति को बढ़ा देना, ठीक है। तो इसका मतलब एलपीजी पॉलिसी एक स्टिमुलेंट का काम किया था हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को गति देने के लिए। तो एलपीजी पॉलिसी ने हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था। तो इट इज़ ओइंग टू दिस पॉलिसी, ये इसी पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ था कि दैट आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ अचीव्ड ग्लोबल रिवोल्यूशन। और हमारे जो इंडिया में जब टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो होने लगा था, क्योंकि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी की बहुत स्कैरसिटी थी। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी का शेयरिंग होने लगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ शेयरिंग करने लगी टेक्नोलॉजी, उससे हमारी कंट्री में आईटी प्रोडक्शन इंप्रूव होने लगा। और आईटी प्रोडक्शन इंप्रूव होने से क्या हुआ कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिलने लगी प्रोडक्शन में, और अपनी ही कंट्री में टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। हमारे कंट्री में 1991 से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी से पहले कंट्री में जो गवर्नमेंट के खर्चे थे या गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू थी उसका बहुत बड़ा डिफरेंस चल रहा था। खर्चे इनकम से ज़्यादा जा रहे थे गवर्नमेंट के, मतलब एक्सपेंडिचर वर मोर देन द इनकम। तो उससे क्या होता था, गवर्नमेंट जो थी वो घाटे में जा रही थी। तो गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पर बोरोइंग करनी पड़ रही थी अपने घाटे को पूरा करने के लिए, आरबीआई से या बाहर की कंट्री से। तो जैसे ही कंट्री में प्रोडक्शन तेज़ गति से भागने लगा, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगा, तो उससे हुआ क्या कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो बेसिकली चल रहा था 8.5% ऑफ द जीडीपी। जितना भी कंट्री में प्रोडक्शन होता था उसका 8.5% हम घाटे में जा रहे थे, ठीक है। अगर कंट्री में मान लीजिए 10 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो तकरीबन हम लोग 80 लाख या 1 करोड़ रुपए के बराबर घाटे में चल रहे थे फॉर एग्जांपल। लेकिन अब वो जो नुकसान था, तो अब आपका जो फिस्कल डेफिसिट था, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.5 जीडीपी तक पहुंच गया था। जीडीपी का 3.5% तक फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया था, जिसका मतलब ये था कि अब हमारा जो एक्सपेंडिचर थे वो अभी इनकम से ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब हम कहीं ना कहीं इनकम के बराबर अचीव होते जा रहे थे। मतलब अपने हम घाटे को कम करते जा रहे थे। हमारा बजट जो था अब वो एक बैलेंस बजट बनने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। कंट्री में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत स्लो था, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्लो चल रहा था। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की हो नहीं रही थी। प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पा रहा था जितनी लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिससे कंट्री को इन्फ्लेशन सिचुएशन झेलनी पड़ रही थी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ, जब एलपीजी पॉलिसी आई तो तुरंत ही कंट्री में जो इकोनॉमी है वो स्पीडी हो गई, प्रोडक्शन तेज़ गति से बढ़ने लगा, बाहर की गुड्स हमारी कंट्री में आने लगी, हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें थी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो रिसोर्सेज हों, वो बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई पॉपुलेशन से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ लोगों को गुड सप्लाई होने लगी, लोगों को रोज़गार मिलने लगे, लोगों की इनकम बढ़ने लगी। तो साथ के साथ
लोगों को गुड्स भी सप्लाई प्रॉपर तरीके से होने लगे, जिसमें कंट्री में डिमांड सप्लाई के बराबर पहुंच गई और इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो थी वो कंट्रोल होने लगी। तो हाई अब होता क्या था, लेकिन अगर यही सिचुएशन बनी रहती, एलपीजी पॉलिसी हम ना लाते तो सोचिए उससे क्या होता। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बढ़ती तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती। कैसे? एक तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता चला जाता है तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है, लोन के रेट बढ़ा देती है। अब जो इंडस्ट्री होती है उसे तो पैसा चाहिए होता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो इंडस्ट्री कहाँ से पैसा लेगी? बैंक से लेगी। बैंक से क्या लेगी? लोन। जब इंडस्ट्री को बैंक लोन हाई रेट पर देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पर देगा, महंगे रेट पर देगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसका असर किस पे पड़ेगा? पब्लिक पे पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिफ्थ पॉइंट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है अब मार्केट में कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया अब कंज्यूमर को नई नई चीज़ों की डिमांड महसूस होने लगी। पहले के टाइम में लोगों को एसी या टीवी, कलर टीवीज़ या जो कलर टीवी होते थे या आपके एसी यूज़ होते थे, रेफ्रिजरेटर होते थे, लोगों की इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे लोगों ने देखा कि दुनिया में ये चीज़ें बन रही हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं लोगों के पास इंडिया में वो चीज़ें थोड़े बहुत लोगों के पास आने लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास जो पैसा होता था वो भी लोग डिमांड करते थे उन चीज़ों की। लेकिन हमारी कंट्री में वो चीज़ें ना होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लोग डिमांड करते थे लेकिन वो चीज़ें मिलती नहीं थी। तो जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आई, बाहर की अलग अलग तरह की गुड्स, कलर टीवी हो गए या पीसी हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, नए नए तरीके के लैपटॉप्स हो गए या रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, ये सब चीज़ें ग्लोबलाइज्ड मार्केट में अब हमारे पास आनी शुरू हो गई थी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना शुरू हो गया था। अब बाहर की कंट्री से हमारे पास जो नई नई चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेज हो गए या फिर आपके गैजेट्स हो गए, ये सब चीज़ें अब हमारे कंट्री में आने लगी और लोगों को एक आसानी से उन चीज़ों की उपलब्धता होने लगी, लोगों को वो चीज़ें मिलने लगी। उसके बाद है अ सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे ही कंट्री ने अपना डिवैल्यूएशन किया करेंसी का, तो हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ गया। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा कि बाहर की कंट्री की करेंसी हमारे इंडिया में आएगी। तो इस वजह से एलपीजी पॉलिसी ने हमारे कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। अब उससे हमारी कंट्री में क्या था कि जिस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरपूर मात्रा में होते हैं, बाहर की कंट्री को उस कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होने लग जाता है, कॉन्फिडेंस होने लग जाता है कि कल को अगर हम इस कंट्री के साथ व्यापार करेंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। उसके बाद है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बाहर की कंट्री के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो हमारे कंट्री में आने लगे, पैसा लगाने लगे। उससे हमारी कंट्री में जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसको दो बातों की चिंता ख़त्म हो गई थी। दो बातों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी हमारी गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। वो दो बातें क्या थी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। हमारे कंट्री में जो डोमेस्टिकली इंडस्ट्री चल रही थी वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। और उसकी वजह से एक तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कंट्री में दोबारा से री इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, कंट्री में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलेट। और हमारे कंट्री में जो खुद की टेक्नोलॉजी थी, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो पा रही थी। हालांकि हम टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, लेकिन उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, अपग्रेड होने की ज़रूरत थी, लेकिन वो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड नहीं था उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो बाहर की टेक्नोलॉजी जब हमारे इंडिया में, बाहर के लोग जब हमारे कंट्री में पैसा लगाने लगे, फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आने लगी, तो उस करेंसी को यूज़ करके हम बाहर की टेक्नोलॉजी को हायर करने लगे। तो जिससे कंट्री में एक तो सरप्लस बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो सरप्लस बढ़ने लगा, लोग पैसा कमाने लगे, पैसा कमाकर लोग दोबारा बिजनेस बढ़ाने लगे। और प्लस हमारी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी थी, बाहर की कंट्री से जब हमने अपनी टेक्नोलॉजी को मैच किया तो हमारी भी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंप्रूव होने लग गई। उसके बाद एट्थ पॉइंट है आपका रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। एलपीजी पॉलिसी आने के कुछ सालों बाद, 4-5 सालों के बाद हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा बूस्टअप आया, हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से भागने लगी, हमारे कंट्री में रिजर्व बढ़ने लगे, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने लगी, बाहर के इन्वेस्टर हमारी कंट्री में पैसा लगाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी कंट्री एक और देशों के मुकाबले, और देशों के हिसाब से भी एक ट्रेडिंग रैंकिंग में आने लगी। पहले हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस में आ गई थी,
बहुत दूर दूर तक हमारी रैंकिंग किसी भी पोजीशन में नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ के पैरेलल में। अब हमारी कंट्री भी जो डेवलप्ड कंट्री थी, जो ट्रेडिंग के मामले में बहुत रैंकिंग में आती थी, टॉप 10 या टॉप 15 या टॉप 20 में आती थी, अब हमारी भी कंट्री कहीं ना कहीं उनको मैच करने लगी थी। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे, जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे, जब उनको देखा कि हमारी कंट्री भी एक रैंकिंग पोजीशन में आ गई है, ट्रेडिंग करने लगी है, पैसा कमाने लगी है, व्यापार करने लगी है, तो उनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा और वो हमारी कंट्री में क्या करने लगे, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होने लगे। उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब हमारी कंट्री में पहले क्या था कि कुछ ही ब्रांड्स के प्रोडक्ट हमारी कंट्री में यूज़ किए जाते थे, जैसे वीडियोकॉन, वर्लपूल या फिर आपके एलजी ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट्स के पीसी। लेकिन अब धीरे धीरे डोमेस्टिकली भी हमारे कंट्री में सिस्टम्स बनने लगे, हमारी कंट्री में रेफ्रिजरेटर, एसी प्रोड्यूस होने लगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में एक मोनोपोली सिस्टम चल रहा था पिछले 1947 से 1990 तक, तकरीबन 40 सालों तक जो एक मोनोपोली सिस्टम चल रहा था, कुछ ही ब्रांड की चीज़ें बनती थी, वही सेल होती थी। लेकिन अब जैसे ही ग्लोबलाइज्ड नेचर हुआ, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन बना, तो उसके बाद गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलने की वजह से और ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपेंड होने की वजह से हमारी कंट्री में मोनोपोली सिस्टम खत्म हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही बढ़ा तो अलग अलग कंपनियां नई नई चीज़ें बनाने लगी, दूसरी कंपनियों के मुकाबले वो भी वही चीज़ें बनाने लगी और कंपटीशन देने लगी। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली से हटकर हमारी कंट्री जो थी वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गई थी। अब हर कंपनी एक दूसरे को टक्कर देने लगी थी प्रोडक्ट्स के मामले में। तो चलिए, ये थे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी जो हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी, कि एलपीजी पॉलिसी आने के बाद क्या क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स एक गवर्नमेंट्स को देखने पड़े, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट्स को। जिसमें पहला पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एलपीजी पॉलिसी आने के बाद जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड किया गया, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, वो हुई सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री की। हमारे कंट्री में सर्विसेज इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी और जो आपकी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विस इंडस्ट्रीज़ का काम है, वो बढ़ने लगा। तो ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज़ primarily been owing to a growth of secondary and tertiary sectors, because of which India is witnessing a widening gulf between the rural and urban economy। और जिससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये देखने को मिला, गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा, जो हमारा शहरी विकास था वो शहरी विकास ज़्यादा हो गया और जो रूरल एरिया था, जो आपका ग्रामीण एरिया था, वो पीछे रह गया। तो कहीं ना कहीं एक गैप मेंटेन हो गया था, गल्फ मेंटेन हो गया था, एक गैप मेंटेन हो गया था किसके बीच में, जो रूरल एरिया था और जो अर्बन एरिया था। और इट इम्प्लाइज स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। तो कहीं ना कहीं जब विकास, शहरी विकास होगा और ग्रामीण विकास नहीं होगा, तो गांव में रहने वाले लोगों को जब रोज़गार नहीं मिलेगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं गरीबी उन्हें देखनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डिप्लीटेड 2 to 3% पर एनम। जहाँ हमारा एग्रीकल्चर शुरुआती दौर से 1947 से हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा मेन रोल रहा था, तकरीबन 40 to 50% जो जीडीपी एज्यूम की जाती थी वो हमारे एग्रीकल्चर से देखी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब एलपीजी पॉलिसी आई तो उसमें एग्रीकल्चर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, एग्रीकल्चर के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। तो कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी आने के बाद हर साल 2 या 3% हमारी जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल था वो गिरता चला गया। हिंटर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और कुछ बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे जिन्हें अपनी इंडस्ट्री की चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी और वो एग्रीकल्चर से आती थी। जैसे मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री को क्या चाहिए था, शुगर केन चाहिए था। अब वो भी कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड था, उस पर भी उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर को इग्नोर करने की वजह से अंडर द एलपीजी पॉलिसी। उसके बाद है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। इसमें हुआ क्या कि एलपीजी पॉलिसी ने सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डाला वो सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री पर डाला, वही इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करने लगी। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खोलने लगी जहाँ पर उन इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल था या जो रिसोर्सेज होते थे वो आसानी से मिल जाते थे। तो अर्बन एरिया के आसपास इंडस्ट्रीज़ को वो चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। सो ऑल एमएनसी आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरिया। तो एमएनसी कंपनी जो हमारे इंडिया में आने लगी तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया में अपना काम करना शुरू किया, वेयर दे फाइंड कंडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। कंडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो एक शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे अच्छे सड़कें हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, ईजिली अवेलेबल हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। तो ये सब चीज़ें एक अर्बन एरिया के पास ही अच्छे से उस समय उपलब्ध थी। तो एमएनसी, जितनी भी एमएनसी कंपनी थी हमारे इंडिया में जब वो आई
फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में आई तो उन्होंने अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट की वो अर्बन एरिया में की, जहाँ पर उनको वो चीज़ें आसानी से मिल सकती थी जो एक एमएनसी को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छे इंजीनियर्स हो गए, अच्छे पढ़े लिखे लोग हो गए, तो दिस हैज़ वाइडेंड द रूरल अर्बन गल्फ। तो इससे हुआ क्या कि वही दोबारा सिस्टम जनरेट हो गया, रूरल और अर्बन एरिया का जो बीच में गैप था वो ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो गया, जो अर्बन एरिया था वो ज़्यादा विकसित होना शुरू हो गया, ग्रामीण एरिया जो था, रूरल एरिया, वो बैकवर्ड में चला गया। इम्प्लाइज इकोनॉमिक ड्यूलिज्म विच डिपेंड्स द सोशल ड्यूलिज्म। इसमें क्या हुआ कि इसमें ड्यूलिज्म आ गया, मतलब कि एक तरफ लोगों को पैसा ज़्यादा मिलने लगा तो एक तरफ लोगों के पास पैसा आना ही बंद हो गया। अब उससे हुआ क्या कि जो सोसाइटी में जो सोशल सेक्टर था वो भी दो हिस्सों में बट गया। पहले सोसाइटी में एक जहाँ इक्वलिटी मेंटेन होती थी वहाँ पर सोसाइटी अब दो टुकड़ों में बट गई थी। अब एक रिच और पुअर पीपल का सेगमेंट बन गया था, सोसाइटी अब रिच और पुअर सेगमेंट के हिसाब से बट गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म का मतलब ये है कि इम्प्लाइंग अ सिचुएशन वेयर एमएनसी आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे कंट्री में बहुत सारी एमएनसी आने लगी और वो हमारी इंडियन मार्केट को क्या करने लगी, एक्सप्लॉइट करने लगी। कैसे? वो अपने अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाने लगी, अपने प्राइस को कम रखने लगी, तो जिससे हमारी कंट्री के लोग क्या करते थे, चलो वो प्राइस को तो मेंटेन कर लेते थे लेकिन क्वालिटी वो नहीं मेंटेन कर पाते थे जो एमएनसी मेंटेन कर पाती थी, क्योंकि जो बाहर की कंपनीज होती थी उनके पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। So Indian market to sell their product and in the process domestic producer are marginalized owing to their poor competitive strength। और जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट ना तो बना पाते थे और अगर बनाते भी थे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती थी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो गए थे, मतलब एक तरफा हो गए थे, वो कहीं ना कहीं एमएनसीज़ को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी हमारे कंट्री में जो बहुत ज़्यादा डूब गई थी, बंद हो गई थी ड्यू टू द एमएनसी। एक तरफ एक इंडस्ट्री खड़ी हो रही थी तो कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री पे उसका फ़र्क पड़ रहा था। हालांकि कंट्री में ग्रोथ हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उस ग्रोथ में जो रोल था वो एमएनसी कंपनी का ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उसके बाद है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब जैसे जैसे एमएनसी हमारे इंडिया में आने लगी, नए नए प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बनने लगे, नई नई चीज़ें बनने लगी, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म का जो स्केल था वो बढ़ गया। अब बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलने लगे, नई नई चीज़ों को देखकर अपने पैसों को खर्च करने लगे। तो स्प्रेड ऑफ एमएनसी इन द कंट्री गेव लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो एमएनसी कंपनी के आने के बाद नए नए प्रोडक्ट जब मार्केट में आने लगे तो लोग उनको देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, उन अपनी जेब से पैसा खर्च करने के लिए मार्केट में आने लगे और उन सामान को खरीदने लगे। तो अ वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स इन द मार्केट हैज़ इंड्यूस द मासेस टू बिकम स्पेंड थ्रिफ्ट। और उससे हुआ क्या कि बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट में इतना सारा प्रोडक्शन होने लगा, नई नई एमएनसी कंपनी नए नए प्रोडक्ट लाने लगी, तो कहीं ना कहीं एक खर्च करने की एक खर्च करने का ट्रेंड बन गया। मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे, तो गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे थे जो जिनके पास जितना लिमिटेड पैसा होता था उसमें सेविंग करने की बजाय वो लोग भी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लगे ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्लोबल मार्केट प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग्स भी रिड्यूस होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब होता है कि वन साइडेड ग्रोथ। तो लोप साइडेड मीन्स वन साइडेड। एलपीजी हैज़ एक्सलेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट इट इज़ जस्ट एन आईटी फोकस्ड ग्रोथ प्रोसेस विच नेग्लेक्टिंग द फार्मिंग सेक्टर। अब हुआ क्या कि जो एलपीजी पॉलिसीज़ थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो ग्रोथ हो रही है, जो कंट्री में इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, वो ड्यू टू द रीज़न ऑफ ग्रोइंग द इंडस्ट्रियलाइजेशंस, जो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, और तीसरा सर्विस इंडस्ट्री। आईटी फोकस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रो करने लगी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से फार्मिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया। अब उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती थी, गवर्नमेंट को अपनी ग्रोथ को देखना था, इकोनॉमी को, तो एक ना एक सेक्टर को तो अफेक्टेड होना ही था। तो सेकेंडरी और टर्चरी इंडस्ट्री बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो थी फार्मिंग इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टिंग में चली गई। इंडियन फार्मर्स इज शिफ्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। अब इंडियन फार्मर्स जो थे वो उन चीज़ों की खेती करने लगे जिनकी मार्केट में डिमांड थी। जैसे मान के मार्केट में कॉटन्स की डिमांड थी, या मार्केट में आपके जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉफ़ी, कोकोआ, टी, शुगर केन, कॉटन्स, स्पाइसेस, जो चीज़ें फूड ग्रेन में नहीं आती, ये फूड ग्रेन नहीं है, कैश क्रॉप है।
और इन चीज़ों का फार्मर अब प्रोडक्शन करने लगे, क्योंकि अब उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो वो अपने जो जीवन के लिए, अपने जीने के लिए जो उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी खेती करने की बजाय, फूड ग्रेन्स की खेती करने की बजाय वो कैश क्रॉप की खेती करने लगे और फॉरेन मार्केट्स में उन्हें सप्लाई करने लगे, कॉजिंग अ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन। तो डोमेस्टिकली कंट्री में जिन चीज़ों की फूड ग्रेन की ज़रूरत होती थी, अब उनकी सप्लाई कम हो गई, क्योंकि जहाँ पर आप कैश क्रॉप को आपने उगाना शुरू कर दिया तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन आपने कम कर दिया। फूड ग्रेन्स में जैसे आप राइस ले सकते हो, वीट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, और वेजिटेबल्स हो गई, तो इन पल्सीज हो गई। तो ये जो फूड ग्रेन्स आइटम्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन करना कंट्री ने बंद कर दिया था। तो डोमेस्टिकली कंट्री में इन सब चीज़ों की शॉर्टफॉल हो गई थी फूड ग्रेन की। और हुआ क्या अंत में, बहुत ज़्यादा, वी आर ऑफन फोर्स टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन डिस्पाइट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और हमारी कंट्री में जो ग्रीन रेवोल्यूशंस लाया गया था, उसके होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में फार्मिंग जो एग्रीकल्चर था उसमें इम्प्रूवनेस होने के बावजूद भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में कंट्री में फूड ग्रेन्स की सप्लाई को पूरा करने के लिए विदेशों से फूड ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 पॉइंट, कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन का मतलब होता है कि जो हमारी संस्कृति थी वो धीरे धीरे, जो हमने संस्कृति हमारे इंडिया में मेंटेन थी, जो हमारे इंडियन कल्चर था, वो धीरे धीरे कटता चला जा रहा था, गिरता चला जा रहा था, बिल्कुल अलग होता चला जा रहा था। जिस संस्कृति में हम रहते थे कल्चर में, वो बिल्कुल हमसे अब अलग होता जा रहा था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज़ टेकन अ लीड ओवर ऑल द अदर पैरामीटर ऑफ लाइफ। जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जीते थे, उस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ने, हमारी आर्थिक समृद्धि ने, लोगों के पास जैसे ही पैसा आने लगा तो लोगों के रहन सहन में, लोगों के जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा बदलने लगा। अब लोगों की सोच बदलने लगी। लोग अब सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए उस तरीके से नहीं सोचते थे जैसे पहले सोचते थे। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अब हर इंसान अपने आप को, जैसे ही पैसा हाथों में देखा तो वो पहले फैमिली के ऊपर डिपेंड करता था। सभी लोग इकोनॉमिकली मिलकर फैमिली के लिए काम करते थे। जैसे ही लोगों के पास इंडिविजुअली पैसा आने लगा तो सभी लोग आइसोलेटेड होना शुरू हो गए। एंड वेल ऑफ मतलब और अलग, बिल्कुल अलग हटके रहने लगे, रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द फैमिली और द सोसाइटी। और उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए भी बनती हैं। सोसाइटी से बिल्कुल अलग रहना शुरू कर दिया, फैमिली से बिल्कुल अलग रहना शुरू कर दिया और अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने की कोशिश करने लगे। तो ये थे आज के इस टॉपिक में, क्लास नंबर 14 में, इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी, जिसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़े। थैंक यू।